प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं फिर आपके समक्ष नई कविता पर यह वीडियो लेकर के आया हूँ। क्रमबद्ध रूप से मैंने आपके समक्ष द्विवेदी युग, फिर इसके बाद छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और अब आधुनिक हिंदी कविता के अंतर्गत नई कविता पर यह वीडियो लेकर के आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। नई कविता, जैसा कि आपको मालूम है, प्रयोगवाद का विकसित रूप नई कविता को अधिकांश आलोचकों ने माना है। यही कारण है कि प्रयोगवाद की अधिकांश काव्य प्रवृत्तियाँ नई कविता में देखने को मिलती हैं। नई कविता का भाव एवं शिल्प अपने पूर्ववर्ती काव्य से एकदम भिन्न है। यही कारण है कि इसे नई कविता की संज्ञा मिली। नई कविता का आरंभ 1951 के आसपास होता है। डॉक्टर जगदीश गुप्त, जो कि नई कविता नाम की एक पत्रिका भी सन 1951 में निकाली थी, वहीं से नई कविता का प्रारंभ भी माना जाता है। डॉक्टर जगदीश गुप्त नई कविता के संबंध में क्या लिखते हैं? नई कविता उन प्रबुद्ध आस्वादकों को लक्षित करके लिखी जा रही है जिनकी मानसिक अवस्था और बौद्धिक चेतना नए कवि के समान है, अर्थात जो उसके समान धर्मी हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त लिखते हैं, नई कविता नए समाज के, नए मानव की, नई वृत्तियों की, नई अभिव्यक्ति, नई शब्दावली में है, जो नए पाठकों के नए दिमाग पर नए ढंग से नया प्रभाव उत्पन्न करती है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने नई कविता के लक्ष्य एक तरीके से निर्धारित कर दिए। डॉक्टर रामदरस मिश्र लिखते हैं, नई कविता भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं को कहा गया जिनमें परंपरागत कविता से आगे भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया है। डॉक्टर यश गुलाटी लिखते हैं, यह नया नाम वास्तव में उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया है जो आज़ादी के बाद बदले हुए परिवेश में जिंदगी की जटिल और चकरा देने वाली वास्तविकताओं को झेल रहे मानव की परिवर्तित संवेदनाओं को नए मुहावरों में अभिव्यक्त करती हैं। नई कविता काव्य आंदोलन 1951 से आरंभ हुआ। नई कविता हिंदी साहित्य में 1951 के बाद की उन कविताओं को कहा गया है जिनमें परंपरागत कविता से आगे नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया। यह प्रयोगवाद के बाद विकसित हुई हिंदी कविता की नवीन धारा है। नई कविता अपनी वस्तु, छवि और रूप छवि दोनों में प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का विकास होकर भी विशिष्ट है। इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि नई कविता में प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के तत्व मिश्रित थे। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि यह कविता नए मूल्यों को लेकर के आई थी और नए शिल्प विधान को लेकर के काव्य जगत में अवतरित हुई थी। नई कविता आंदोलन का आरंभ इलाहाबाद की साहित्यिक संस्था परिमल के कवि लेखकों जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी, विजय देव नारायण सिंह शाही के संपादन में 1954 में प्रकाशित नई कविता से माना जाता है।
इससे पहले अज्ञेय के संपादन में प्रकाशित काव्य संग्रह दूसरा सप्तक की भूमिका, उसमें शामिल कुछ कवियों के वक्तव्यों में अपनी कविताओं के लिए नई कविता शब्द को स्वीकार किया गया था। नई कविता के लिए जगत जीवन से संबंधित कोई भी स्थिति, संबंध, भाव या विचार कथ्य के रूप में त्याज्य नहीं है। जन्म से लेकर मरण तक आज के मानव जीवन का जिन स्थितियों, परिस्थितियों, संबंधों, भावों, विचारों और कार्यों से साहचर्य होता है, उन्हें नई कविता में अभिव्यक्त किया गया है। नए कवि ने किसी भी कथ्य को त्याज्य नहीं समझा है। नए कविता के कवि कौन से थे और उनकी कौन सी रचनाएं प्रसिद्ध हुई, इसकी चर्चा कर ले। भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं सन्नाटा, गीत परोस, तखित चकित है दुख। कुंवर नारायण की रचनाएं चक्रव्यूह, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं। शमशेर बहादुर सिंह की काल तुझसे होड़ है मेरी, इतने पास अपने बात बोलेगी हम नहीं। डॉक्टर जगदीश गुप्त की नाव के पांव, शब्ददंश, बोधि वृक्ष, शंभूक। दुष्यंत कुमार की सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साय में धूप। श्रीकांत वर्मा की रचनाएं दिनारंभ, भटका मेघ, माया दर्पण, मगध। रघुवीर सहाय की हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध। नरेश मेहता की वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, उत्सव आदि रचनाएं नई कविता की प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। आइए हम चर्चा करें नई कविता का भाव लोक कैसा था, नई कविता की विषय वस्तु कैसी थी। नई कविता वैयक्तिकता को लेकर के चली है। आज का कवि अपने अहम में ही सिमट कर रह गया है और अपने सुख दुख, आशा निराशा की अभिव्यक्ति को ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है। फलतः कविता में भी वह यही व्यक्त करता है। कैसी भी आत्मा व्यक्ति से उसे कोई संकोच या किसी प्रकार की वर्जना या भय नहीं लगता है। जैसे एक अभिव्यक्ति देखिए, गुफा की देहरी पर बार बार आ आकर दहाड़ता है सिंह, बाज मारता है एक के बाद एक, सैकड़ों झपट्टे ले उड़ता है कानों के फूल, नाक की नथ, हाथ की चूड़ियाँ, वक्ष की कंचुकी, कमर का लहंगा और आंखों की शर्म। इस अभिव्यक्ति को देख करके, पढ़ करके ऐसा लगता है कि वो कवि की कोई वर्जना नहीं है। व्यक्तिकता का एक और उदाहरण स्लाइड पे प्रस्तुत है। साधारण नगर के एक साधारण घर में मेरा जन्म हुआ, जुट गया ग्रंथों में, मुझे परीक्षाओं में विलक्षण श्रेय मिला। नया कवि जीवन के प्रति गहरी आस्था रखता है। आस्था अनास्था का प्रश्न वस्तुतः नई कविता का सबसे चर्चित प्रश्न है। नई कविता में अनास्था की अपेक्षा आस्था के स्वर ही अधिक मुखरित हुए हैं। कवि भी अन्य साधारण जनों की भांति अनेक आंतरिक संघर्षों से जूझता है। आंतरिक संघर्षों से जूझते समय यदि उसकी आस्था कहीं टूटती हुई दिखती भी है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि नई कविता अनास्थावादी है। आप दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों को देखिए। चेतना ये होकर सफल आए ना आए, पर मैं जीऊँगा नई फसल के लिए, कभी ये नई फसल आए ना आए। अर्थात भविष्य के प्रति दुष्यंत कुमार इन पंक्तियों में आशान्वित दिखाई दे रहे हैं। एक और उदाहरण देखिए, हमको तो चलना होगा ही, चलने में ही हम टूटों और अधूरों का शायद होगा कुछ नया गठन।
इन पंक्तियों में भी भविष्य के प्रति संभावना दिखाई दे रही है। बौद्धिकता, यथार्थता और विद्रोह की भावना नई कविता का मूल तत्व है। वस्तुतः नया कवि भावुकता के स्थान पर जीवन को बौद्धिक दृष्टिकोण से देखता है और इसीलिए उसे काल्पनिक आदर्शवाद के स्थान पर कटु यथार्थ ही अधिक आकृष्ट करता है। इस यथार्थ ने ही उसमें वर्तमान व्यवस्था के प्रति विक्षोभ भर दिया है। आज के जीवन का एक यथार्थ डॉक्टर कुमार विमल की राधा का निवेदन कविता से यह उदाहरण देखिए। पोशाक इतनी चुस्त की झुक भी नहीं सकती हूँ, खाने को PL 480 का गेहूँ, ब्राउस्टिक, लिपस्टिक और रूज से अपने को कितना सजाऊँ कनू। मुझे वही दिन बहुत अच्छा लगता था जब तुम मेरी मांग पर आम्र मंजरी रखा करते थे, फूलों के पराग से मुझे महमह कर देते थे, किंतु अब तो प्यार भी तुम रूटीन के मुताबिक करते हो। इस कविता को आम पाठक समझने में चूक कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें बौद्धिकता का समावेश है, किंतु कविता में यथार्थ भी है और विद्रोह की भावना भी है। नया कवि तीक्ष्ण व्यंग करने में माहिर, बल्कि कहना चाहिए व्यंग्यात्मकता नई कविता की एक प्रमुख प्रवृत्ति है। सामाजिक परिस्थितियों तथा वर्तमान जीवन की कुंठा, मर्यादा, नैतिकता और मान्यता पर इस काव्यधारा के कवियों ने तीखे व्यंग किए हैं। मुझे याद आता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की वह पंक्तियाँ जिसमें वो कहते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि आज के ज़माने में आदमी से ज़्यादा लोग पोस्टरों को पहचानते हैं। इस स्लाइड में भी आप देखिए कितना तीक्ष्ण व्यंग इस कविता में निहित है। गरीबी हटाओ सुनते ही सबके सब फटे जूते सिलवा और चप्पलों में कील जड़वा चल दिए। काफ़ी चल लेने के बाद जब वे सोचने बैठे किधर जाएं, तब तक उनके जूते फिर टूट चुके थे और वे नंगे पैर थे मोची की तलाश में। तीक्ष्ण व्यंग यहाँ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना व्यवस्था पर कर रहे हैं। नई कविता में कुंठा, संतरास, मृत्युबोध का भाव भी निहित है। वस्तुतः कुंठा, संतरास और मृत्युबोध ही निराशा और अनास्था को जन्म देती है। व्यक्ति जीवन से ऊब जाता है। यह ऊब निराशा का ही चरम रूप है। आर्थिक विषमता और जीवन की विषम परिस्थितियों से संतप्त होकर कवि अपनी कुंठा की अभिव्यक्ति करता है। कैलाश वाजपेयी की वो पंक्तियाँ याद आती हैं, हड्डियों का फास्फोरस जल चुका है, सोचता हूँ सोचना अब बंद कर दूँ। या इन पंक्तियों में देखिए, ज्ञान और मर्यादा उसका क्या करें हम, उनको क्या पीसेंगे या उनको खाएंगे या उनको ओढ़ेंगे या उनको बिछाएंगे। तो एक अद्भुत खींच इन पंक्तियों में दिखाई देती है और यही खींच नई कविता के कवियों की विशेषता है। नई कविता का कवि अनुभव की सच्चाई और यथार्थवादी चित्रण पर विश्वास रखता है और वह अनुभूति कवि की होती है। समाज की अनुभूति को कवि पहले अपने में ग्रहण करता है तथा उसी सामाजिक अनुभूति को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। युगबोध से सुपरिचित कवि अपने माध्यम से तथा अपने अनुभव की सच्चाई से अर्थात अपने दुख दर्द से मानव मात्र के दुख दर्द को ग्रहण करने की चेष्टा करता है।
उदाहरण के लिए आप देखिए, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है, मुझे भ्रम होता है प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। या यहाँ देखिए, एकाएक मुझे भान होता है जग का, अखबारी दुनिया का फैलाव, फसाव, घिराव, तनाव है सब ओर, पत्ते न खड़के, सेना ने घेर ली हैं सड़कें। जीवन का घोर यथार्थ इन पंक्तियों में प्रकट हुआ है। जो नई कविता का कवि है, उसकी कविता में प्रकृति चित्रण भी मिलता है, लेकिन एक नया सौंदर्य बोध उसमें दिखाई देता है। परंपरावादी सौंदर्य में उसका मन नहीं लगता है। कहना चाहिए कि जो उसका सौंदर्य बोध है वो छायावादी और प्रगतिवादी कवियों से एकदम भिन्न है। नई कविता में सौंदर्य बोध की एक विशेषता प्रकृति के नगण्य साधनों से मंडित बिंब भी है। जैसे आप देखिए, इन पंक्तियों में गुलाबी सी सुबह में कांटे सा कसकता मन, चांद के दर्पण में चोट की तरेड़, मेरी बिटिया के बादल के से पैर में चुभी शीशे की कनी। खंडित व्यक्तित्व का चित्रण नई कविता के कवियों की विशेषता है। हम जीवन को गहराई से देखें तो पाते हैं कि मनुष्य व्यवहारिक स्तर पर खंडित होकर के जीता है। प्रत्येक व्यक्ति को कई रूपों में जीवन जीना पड़ता है, कहीं महान, कहीं लघु, कहीं सहज तो कहीं असहज, कहीं भीड़ के साथ और कहीं अकेलापन ही उसे विशिष्ट बना देता है। उदाहरण देखिए, तुम भी तो वही थे भीड़ में साथ साथ, और यहाँ भी साथ हो सागर के तल में, इतना मत भूलें हम तो यहाँ भी विशेष हैं, इतना ही काफ़ी है एक साथ जीने में, थोड़े फल शेष है। नई कविता का कवि क्षणवाद में विश्वास करता है और जीवन के एक एक क्षण को सत्य मानते हुए प्रत्येक क्षण को पूरी सजग चेतना के साथ भोगने का समर्थन करता है। वस्तुतः क्षणबोध भी शाश्वत बोध को पकड़ने की क्रिया है। क्षणिक सीमा का जीवन सत्य भी कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए नई कविता में सामान्य से सामान्य प्रसंग भी नया अर्थ पा लेते हैं। इन पंक्तियों में देखिए, आओ इस झील को अमर कर दें, छू कर नहीं किनारे बैठ कर भी नहीं, एक संग झांक इस दर्पण में अपने को दे दें हम इस जल को जो। नई कविता में जीवन की विविध विसंगतियाँ चित्रित हुई हैं, चाहे वो सामाजिक जीवन की हो, चाहे वो राजनीतिक जीवन की हो, चाहे वो आर्थिक जीवन की हो, सामाजिक जीवन की हो। विसंगतियों का बोलबाला नई कविता में है। इन पंक्तियों में देखिए, आदमी को तोड़ती नहीं है लोकतांत्रिक पद्धतियाँ, केवल पेट के बल उसे झुका देती हैं, धीरे धीरे अपाहिज, धीरे धीरे नपुंसक बना देने के लिए उसे शिष्ट राजभक्त देश प्रेमी नागरिक बना लेती है। नई कविता संघर्ष की कविता है, द्वंद्व की कविता है, और यह संघर्ष और द्वंद्व विभिन्न कवियों की कविताओं में हमें देखने को मिलता है। इन पंक्तियों में देखिए, जब भी मैंने उनसे कहा है कि देश शासन और राशन, उन्होंने मुझे रोक दिया है, वे मुझे अपराध के असली मुकाम पर उंगली रखने से मना कर दिया। नई कविता में मानवतावाद का भी चित्रण किया गया है। वस्तुतः नई कविता मानवतावाद पर विश्वास करती है। उदाहरण देखिए, छोटी सी एक खुशी अधरों में आई, मैंने उसको जला दिया, मुझको संतोष हुआ और लगा हर छोटे को बड़ा करना धर्म है। ग्राम्य और शहरी सभ्यता का चित्रण भी किया गया है नई कविता में। वहाँ कोई सपना नहीं है, न भेड़िए का डर, ऐसा कवि
गांव के बारे में बोल रहा है। बच्चों को सुलाकर औरतें खेत पर चली गई हैं, खाए जाने लायक कुछ विशेष नहीं है। किंतु इसके ठीक उलट शहर की परिस्थितियां होती हैं, जहां भेड़िए ही भेड़िए होते हैं और कोई भी माँ अपने बच्चे को अकेला छोड़ करके नहीं जा सकती है। वहाँ सब कुछ सदाचार की तरह सपाट और ईमानदारी की तरह असफल है। शहर में ईमानदारी असफल है और गांव में ईमानदारी सफल है, ऐसा दो मिल कहते हैं। अब करें नई कविता के शिल्प की बात। नई कविता में जो प्रमुख है वो उसकी भाषा है, उसके बिंब हैं, उपमान हैं, प्रतीक हैं। भाषा के कला पक्ष के प्रति नया कवि बहुत ज़्यादा सजग है। भाषा के संबंध में नए कवियों की ये पंक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं। शब्द अब भी चाहता हूँ, पर वह कि जो जाए वहाँ वहाँ होता हुआ, तुम तक पहुँचे चीज़ों के आर पार, दो अर्थ मिलाकर सिर्फ एक स्वच्छंद अर्थ दे। एक नए अर्थ की तलाश में शब्द निकले हुए हैं। तो कवि का प्रयास है कि वह नई कविता में ऐसी भाषा दे, ऐसे शब्दों का प्रयोग करे जिनसे अनेक अर्थ निकलते हों, वे शब्द मारक हों, लक्ष्य पर आघात करने में सफल हों। नई कविता में बिंबों का प्रयोग पर्याप्त किया गया है और नई कविता खास तौर से बिंबों के कारण ही पहचानी जाती है। देखिए, ठिलती चलती जाती है नदियाँ में बाढ़ आई, ढू सब ढह गए, हरियाए किनारे सूखे पत्ते सब बह गए, रस में ये डूबे पल कानों में कह गए, तपने से डरते थे इसलिए देखो तुम आज सूखे रह गए। एक पूरा चित्र, एक पूरा बिंब आपके सामने उपस्थित हो जाता है और नए कवि बिंब प्रस्तुत करने में निपुण थे। प्रतीकों का प्रयोग भी नई कविता में किया गया है और ये सारे प्रतीक एकदम नए प्रतीक हैं। उदाहरण देखिए, जिंदगी मरा हुआ चूहा नहीं है, जिसे मुख में दबाए बिल्ली की तरह हर शाम गुजर जाए और मुड़ेर पर कुछ खून के दाग छोड़ जाए। नए उपमानों का प्रयोग नई कविता की विशेषता है। वहाँ तो कवि यहाँ तक कह देता है, चिंगम जैसी मोहब्बत फीकी फीकी सी, मीठी मीठी सी। इन पंक्तियों में देखिए, उंगलियों में एहसास दबा है, सिगरेट की तरह था सन्नाटा, लटकी हुई कमरे की कमीज और हैंगर सा झूल रहा था। नई कविता में रस भी है, लेकिन एक अलग तरीके का रस, जिसमें सामाजिक समावेश भी है। पहले लोग सठिया जाते थे, अब कुर्सिया जाते। देखिए, एक व्यंग भी है। पहले लोग सठियाते थे, अब कुर्सिया जाते हैं, मतलब कुर्सी प्रेमी लोग हो गए। दोस्त मेरे, भारत एक कृषि प्रधान नहीं, कुर्सी प्रधान देश है। ये जुमला है कि भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन वस्तुतः भारत में राजनेताओं को कुर्सी प्रिय होती है। तो एक राजनीतिक व्यंग भी है, एक सामाजिक सरोकार भी है और इन पंक्तियों को पढ़ने से हमें रस की प्राप्ति भी, आनंद की प्राप्ति भी होती है। आपने मेरा यह वीडियो देखा। मेरा विश्वास है कि आपके पाठ्यक्रम से संबंधित, आपकी परीक्षा से संबंधित इस वीडियो में आपको तैयारी करने के लिए बहुत कुछ सामग्री उपलब्ध हो सकेगी। इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। YouTube पर मेरे और भी वीडियो उपलब्ध हैं,
जो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित हैं, कृपया आप उनका भी अवलोकन करें। एक बार पुनः धन्यवाद।